जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजेड ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास हिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर। आप लोगों को पता है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या फिर बोल सकते हैं NCERT क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सारे सवाल, उसको हम जानेंगे। तो इस वीडियो का अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं या फिर बनते हैं सारे आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगला वीडियो जो हमारा आने वाला है वो भी इसी चैप्टर का होगा, लेकिन ये सब्जेक्टिव वीडियो है। तो अगला वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव। आप लोगों को इस वीडियो को अगर सही से देखते हैं तो उस वीडियो में पता चल जाएगा कि आप लोगों ने की तैयारी आप लोगों की कितनी हुई है, कितनी आप इस चैप्टर का इस वीडियो को देख करके कर पाएँ। तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा, नोट्स कीजिएगा। आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, आप लोगों को पता है सिर्फ और सिर्फ 2 महीना बाकी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हो ची मी मार्ग क्या है। सवाल ही है हो ची मी मार्ग क्या है। सवाल में स्पष्ट है, हो ची मी एक नाम है और मार्ग मतलब एक रास्ता का नाम है, क्या है ये बताने के लिए कहा गया। उत्तर में आप देख सकते हैं, हो ची मी मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता था। यानी कि जाता था से पता चलता है कि वर्तमान टाइम का नहीं है, ये बहुत पहले, अभी ये रास्ता बोल सकते हैं कि है ही नहीं। इससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर पूरे वियतनाम से जुड़ी हुई थी। यह वियतनामियों की रसद सप्लाई मार्ग था। यानी कि रसद का मतलब जान लीजिए, रसद का मतलब होता है जितने भी खाने की चीज़ें होती है, आर्मी के लिए जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती है उनको पहुंचाना इसी रास्ते से होता है। खाने की चीज़ें, सभी चीज़ें इसी रास्ते से आना जाना होता था। तो ये हो गया आपका रसद का मतलब। यानी कि ये वियतनामियों के लिए रसद सप्लाई मार्ग था। यह मार्ग काफ़ी मजबूत था। यानी कि जो हो ची मी मार्ग जो था ये काफ़ी मजबूत था। अमेरिका सैकड़ों बार इस पर बमबारी कर चुका था, यानी कि बमबारी कर चुका था, लेकिन वियतनाम जो है, वियतनाम एवं उसके समर्थित लोग तुरंत उसकी मरम्मत कर लेते। यानी कि जो अमेरिका बमबारी करता और उसके बाद जो ये सड़क जो था वो टूटता, तो इसका क्या करता, वियतनामी लोग तुरंत इसका मरम्मत कर लेता था। यहाँ पे तो तुरंत मरम्मत कर लेता था। और चूंकि हो ची मी मार्ग वियतनाम की जीवन रेखा थी, यानी कि अगर ये मार्ग नहीं होता तो वियतनाम की बोल सकते हैं कि आज का वियतनाम होता ही नहीं। तो अतः अमेरिका इस पर नियंत्रण करना चाहता था। यानी कि अमेरिका चाहता था कि इस सड़क पर उसका नियंत्रण हो जाए, तो ये जो वियतनाम है वो अपने आप उसका कंट्रोल में आ जाता। इसी क्रम में उसने लाओस और कंबोडिया पर आक्रमण किया, परंतु 3 तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा। यानी कि 3 तरफा जो है आपका संघर्ष हुआ, उसकी वजह से उसे लौटना पड़ा। इसके बारे में भी डिटेल बताया जाएगा आप लोगों को, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि 3 तरफा संघर्ष क्या होता है और इस सब पूरी जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पे इस पूरा सवाल को पढ़ने के बाद आप लोग कंक्लूजन आप लोगों को कितना निकला कि ये जो है हो ची मी मार्ग एक सड़क है जो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ये 3 देशों से जुड़े, वर्तमान देश इसके अंतर्गत आते हैं है। और ये जो वियतनाम है उसके लिए ये जीवन रेखा बोल सकते हैं, एक जीवन मार्ग था हो ची मी मार्ग। इतना तो आपको पता चल गया। तो इतना, और इसको कंट्रोल करना चाहता था अमेरिका, इस पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन 3 तरफा युद्ध संघर्ष में फंस करके इसे वापस लौटना पड़ा। इतना बात अगर आप याद रख पाएंगे तो भाई आप एग्जाम में लिख पाएंगे पूरा का पूरा। तो अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि हिंद चीन का अर्थ क्या है। हिंद चीन का अर्थ क्या है। तो सवाल जितना इम्पोर्टेंट है और जितना आप लोगों को देखने में अच्छा लगता है कि हिंद चीन का अर्थ क्या है, उतना ही आसान है इसका जवाब। तो यहाँ पे देखिए उत्तर आप लोग देख सकते हैं। उत्तर में दिया हुआ है, हिंद चीन का तात्पर्य तत्कालीन 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है। यानी कि
वर्तमान समय में तत्कालीन समय में जो 2.8 लाख किलोमीटर की क्षेत्र है उसमें फैला हुआ वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जहाँ पर जिसमें देखिए आज के वियतनाम, लाओस, कंबोडिया हो गया आपका, ये आते हैं वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये सवाल आपको ऑब्जेक्ट में पूछा जाएगा कि हिंद चीन के अंतर्गत कौन से देश आते हैं। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया के अलावा आपको कोई भारत का हो या फिर चीन का हो उदाहरण देखिए दिया हुआ रहेगा आपको ऑप्शन में, आपको सही जवाब चुनना पड़ेगा। तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि हिंद चीन के अंतर्गत ना इंडिया आता है और ना ही चाइना, आपको याद रखना वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आता है हिंद चीन के अंतर्गत। अगला सवाल ये आगे देख सकते हैं, इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है, यानी कि जो हिंद चीन की जो उत्तरी सीमा है ये म्यांमार और चीन को छूता है। म्यांमार और चीन एक अलग अलग देश आपको पता है, तो इसकी जो उत्तरी सीमा है वो म्यांमार और चीन को छूती है। और दक्षिण सीमा आप देख सकते हैं सागर और इसके चीन सागर और क्या है इसके के पश्चिम में भी म्यांमार क्षेत्र पड़ता है, यानी कि इसके पश्चिम में भी जो है म्यांमार क्षेत्र पड़ता है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये सवाल। जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था? ऑब्जेक्टिव इससे तो एक आना ही आना इस सवाल से, तो ऑब्जेक्टिव कौन सा आएगा ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जेनेवा समझौता कब हुआ था और किसके बीच हुआ था ये सवाल है, तो जेनेवा समझौता के बारे में जानना जरूरी है। तो जेनेवा समझौता देखिए उत्तर में दिया हुआ आपका, जेनेवा समझौता मई 1954 को हिंद चीन समस्या पर, हिंद चीन के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया पर समस्या पर वार्ता हेतु बुलाए गए सम्मेलन में हुआ था, यानी कि इनमें जो हिंद चीन में जो समस्या थी उसकी समस्या को सुलझाने के लिए जो वार्ता बुलाया गया था, सम्मेलन बुलाया गया था, उसमें हुआ था। इसमें वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, यानी कि इस समझौते में वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था और लाओस और कंबोडिया में वैध राजतंत्र को स्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था, यानी कि लाओस और कंबोडिया में वैध राजतंत्र को स्वीकार करके संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला सवाल, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ आंदोलन, तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर में जेनेवा समझौते के बाद, जेनेवा समझौता भी पढ़े हम, जेनेवा समझौता के बाद दक्षिण वियतनाम में गृह कलह की स्थिति बन गई थी, यानी कि जो ये समझौता हुआ उसके बाद दक्षिण वियतनाम में गृह कलह यानी कि आंतरिक बोल सकते हैं नाराजगी की स्थिति बन गई थी। इसमें एक धार्मिक वर्ग हुआ द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की मुख्य भूमिका थी, यानी कि धार्मिक वर्ग था हुआ इसके द्वारा चलाया जा रहा था ये आंदोलन, तो ये मुख्य भूमिका थी। और हुआ आंदोलन के काफ़ी आक्रामक हो जाने पर नियो दिन दियम ने बड़ी क्रूरता पूर्वक इसे दबाया, यानी कि जो हुआ आंदोलन था इसको बड़ी क्रूरता पूर्वक दबाया। नियो दिन दियम जो थे एक शासक थे वियतनाम के, आपको इतना याद रखना है बस, बाकी तो आपको पूरा पता चलिए क्या है। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था नाम से स्पष्ट है, पता चलता है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था का क्या मतलब हो सकता है। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी, यानी कि बंधुआ मजदूरी कि आपने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया है तो लोन को चुकाने के लिए आप किसी दूसरे ज़मींदार के पास काम करते हैं, तो बस वही है आपका बंधुआ मजदूरी। इसमें मजदूरों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था, यानी कि बंधुआ मजदूर भाई मजदूरों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है, पूरा अधिकार मालिक को प्राप्त होता है। रबर बागानों के खेतों को एवं खानों में मजदूरों की एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में काम पर लिया जाता था, यानी कि रबर बागानों में और खेतों एवं खानों में जो है
यानी कि जो खान होते हैं, कोयले के खान हो गए या फिर किसी भी चीज़ का खान, उनमें मज़दूरों को ज़बरदस्ती उनमें काम कराया जाता था। तो ये बंधुआ मज़दूरी के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो एक तरफ़ा अनुबंध बंधुआ मज़दूरी से ही है, बोल सकते हैं एक तरीके से। अगला सवाल और लास्ट सवाल है ये, इतना ही इम्पोर्टेंट है ये सवाल। अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ, चर्चा करें। ये सवाल कितना इम्पोर्टेंट, अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ या फिर कैसे घुसा। तो उत्तर 1950 में उत्तरी वियतनाम में हो ची मी की साम्यवादी सरकार एवं दक्षिणी वियतनाम में बायोदाई की फ्रांस समर्थित सरकार लगातार बढ़त बनाई थी। यानी कि जो उत्तरी वियतनाम है उसमें साम्यवादी सरकार और बायोदाई की सरकार जो है बढ़त बनाई हुई थी। इसी क्रम में वियन फुदुर्ग, ये क्या एक शासक का नाम है, पर साम्यवादी हो ची मी की सेना ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह हरा कर कब्जा कर लिया था। यानी कि इनकी सेना ने फ्रांसीसी सेना को पूरी तरीके से हरा करके कब्जा कर लिया। ऐसी स्थिति में साम्यवाद को बढ़ते प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से फ्रांस के समर्थक और अमेरिका ने प्रत्यक्ष हिंद चीन में उतरने के निश्चय किया। यानी कि हिंद चीन में वो उतरेंगे। तो चौक रूस पहले से साम्यवादी हो ची मी के समर्थन कर रहा था, अतः तृतीय विश्व युद्ध की संभावना नज़र आ रही थी इन्हीं की वजह से। आगे यहाँ पे देख सकते हैं, परिस्थितियों में मई 1954 को जेनेवा समझौता हुआ, जिसके फलस्वरूप वियतनाम की दो हिस्सों में बांटकर उत्तरी वियतनाम साम्यवादियों को और दक्षिणी वियतनाम अमेरिकी समर्थित सरकार को दे दिया गया। तो आपको पता चल गया कि वियतनाम को जो दो भागों में बांटा गया था, तो वो क्यों बांटा गया था। सवाल को आप लोग अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा पढ़ें आप लोग और एक बार कॉपी में लिखिए, 100% समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो कल के वीडियो में इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आई होप कि आप लोग अगर इस वीडियो को सही से देखे होंगे तो कल का वीडियो के जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे सभी का आप सही से जवाब दे पाएंगे।